हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क स्टडी हम लोग पढ़ चुके हैं उस पर कुछ न्यूमेरिक उसमें हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्क स्टडी आपको बता दिया है और मेथड स्टडी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन होंगे वो इसी के आसपास ही होंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे का पोर्शन है जो कवर करूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्क स्टडी इज कंसर्न विथ, ठीक है। तो जो आपका जो वर्क स्टडी होता है वो मतलब उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको सेलेक्ट करना राइट ऑप्शन। पहला क्या है, इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम, मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने पढ़ा होगा वर्क स्टडी होता क्या है। वर्क स्टडी क्या होता है, एक हमारे लिए क्या होता है, एक टूल टाइप का होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब आपको दिया गया है या फिर आप जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उसको बेस्ट वे में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं और स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड करने में हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड, तो जो प्रेजेंट मेथड है, मान लीजिए कोई आप टर्निंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस होगा, कुछ सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस में क्या होगा, कुछ समय लगेगा। तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जिससे हमारा जो जो मेथड है वो अच्छा हो जाएगा, उसको करने में आसानी होगी, जो वर्कर होंगे वर्क को एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा क्या था, वर्क स्टडी के अंदर आता। और फाइंडिंग द स्टैंडर्ड टाइम, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टडी के अंदर ही एक स्टैंडर्ड टाइम या फिर ऑप्टिमम टाइम हम लोग ढूंढते हैं, राइट। तो मोटिवेशन ऑफ वर्कर ये नहीं है, और इम्प्रूविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ये भी नहीं है, प्लानिंग इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ये भी नहीं, तो ये भी नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 में सीक्वेंस से मत जाइए आप लोग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है बेसिक टूल इन वर्क स्टडी। तो बेसिक टूल की बात हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग टेक्निक नहीं। देखिए आप लोगों को पढ़ा होगा, तो मैंने आपको वर्क स्टडी के स्टेप बताए थे। पहला जो स्टेप था वो सेलेक्ट था, दूसरा रिकॉर्ड था, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो हम प्रोसेस चार्ट के थ्रू करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर से ये भी गलत हो जाएगा, प्लानिंग चार्ट से ये भी गलत हो जाएगा, एनालिटिकल माइंड से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमसे टूल पूछा गया है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्टॉप वॉच होगा। स्टॉप वॉच में जो स्टॉप वॉच होता है उससे उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। और जो प्रोसेस चार्ट है, ग्राफ पेपर है, प्लानिंग चार्ट, एनालिटिकल माइंड, ये सब क्या है, ये सब रिकॉर्डिंग के तरीके होते हैं। तो हमसे अगर टूल पूछा गया तो टूल में हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर वर्कर हमारा वर्क कर रहता है तो उसके जॉब को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच की सहायता से देखते हैं कि कितने समय पे वो वर्क को कर रहा है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को सेट करते हैं, राइट। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया व्हाट डज सिंबल ओ इम्प्लाई इन वर्क स्टडी। तो देखिए जब आप लोग वर्क स्टडी करेंगे तो उसमें जो उसका प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं, जो दूसरा स्टेप होता है जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्डिंग स्टेप होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टेप में उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। चार्ट के द्वारा भी रिकॉर्ड होता है, पिक्चर के द्वारा भी रिकॉर्ड होता है और मोशन के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा भी रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम लोग बात करें जो 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 आपका ये जो सिंबल्स होते हैं, राइट, जो सिंबल्स होते हैं इनका यूज़ हम लोग जो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं, राइट, जो रिकॉर्डिंग टेक्निक होती है
उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेरियस सिंबल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो सिंबल कौन से होते हैं। तो चलिए उस सिंबल को मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ कि वो सिंबल कौन कौन से आखिर होते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो बेसिकली जो हम ASME ने क्या किया, ASME ने क्या किया है, आपको 5 सिंबल दिए हैं, 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स दिए हैं। ये सिंबल्स किस लिए हैं, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। पहला सिंबल है, एक आपको सर्कल दिखेगा, तो ये ओ टाइप का है, तो इससे क्या बोले, इसको बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन में आपका टर्निंग हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, हीट ट्रीटमेंट हो सकता है, वेल्डिंग हो सकता है, राइट। जो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट हो सकता है, वेल्डिंग हो सकती है, फोर्जिंग हो सकता है, और बहुत सारी हो सकते हैं, कास्टिंग भी हो सकता है। तो ये ऑपरेशन को डिफाइन करता है। उसके बाद दूसरा है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। इसका जो इसका 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 जो इस सिंबल का जो मतलब है, इसका बोलते हैं इंस्पेक्शन बोलते हैं। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ आप कर चुके हैं, कोई प्रोसेस कर चुके हैं, तो इंस्पेक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, उसके वेट को चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के थ्रू उसके वेट को चेक कर सकते हैं, उसके टॉलरेंस लेवल को चेक कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल वाला सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला सिंबल है आपके पास, अगला जो सिंबल है एरो का सिंबल। इस सिंबल का क्या, इसका ट्रांसपोर्टेशन का है ये सिंबल। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है मटेरियल का, जो आपको जो मटेरियल मूवमेंट होता है, उसको हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका जो चौथा सिंबल है वो है ये डी टाइप का सिंबल है ये। तो इसका मतलब है डी मतलब डिले। डिले में क्या होता है, जब कोई आप प्रोसेस फिनिश कर चुके हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिले में आने लगता है, या फिर जो वर्क है हमारा वो स्टॉप हो गया, स्टॉपिंग, वर्क हैज स्टॉप्ड। जो आप काम कर रहे हैं वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। उसके बाद कैसा, एक उल्टा ट्रायंगल है। उल्टा ट्रायंगल क्या है, इसका मतलब ये होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होता है। तो ये हमारे सिंबल्स होते हैं, जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती हैं, उस वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती है उसमें यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए, हर जगह पे पूछा जाता है, या एसएससी के जेई में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा गया ये, मतलब जेई लेवल पे, ईएस लेवल पे भी इसको पूछ लिया जाता है सिंबल्स, ठीक है। आईएएस लेवल पे, मतलब जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे, ये सारे सिंबल यूज़ होते हैं और पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, चांसेस भी बनते हैं इनके आपके एग्ज़ाम में आने के, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन उस पर चलते हैं। तो ये कह रहा है, तो अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कह रहा है व्हाट डज सिंबल ओ रिप्रेजेंट। तो ओ मतलब ओ से आप समझिए ऑपरेशन, बस काम खत्म, ये ऑपरेशन। इंस्पेक्शन के लिए आपको देखा होगा एक ट्रायंगल आता है, ये क्या नाम, रेक्टेंगल आता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एरो हो गया,
एरो हो गया। डिले के लिए डी का सिंबल आ जाएगा। और तो हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 12 का, जो 12 का ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, राइट। अब आगे देखते हैं, व्हाट डज सिंबल, ये जो सिंबल है रेक्टेंगल का ये क्या इम्प्लाई करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओ यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने बता रखा है ये नहीं होगा। परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया 13। आगे चलते हैं। अब आपसे आगे पूछा गया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वही स्टेटमेंट सही होगा जो रॉन्ग होगा। तो टाइम स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए कि आप मशीनिंग का कॉस्ट दे रहे हैं, वर्कर्स को वेज दे रहे हैं, उसके अलावा हो सकता है आप ट्रांसपोर्टेशन में भी दे रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में दे रहे हैं, स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता है। जो टाइम स्टडी होता है, हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम निकालने के काम में आते हैं। और उसके कुछ आउटकम्स होते हैं, सेटिंग द पीस प्राइजेस, ये भी हमारा सही होगा। इंसेंटिव वेजेस, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और ये भी सही होगा। तो आपसे पूछा गया है कि रॉन्ग कौन है। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, तो टाइम स्टडी में यूज होते हैं, लेकिन हमसे रॉन्ग पूछा गया है ना, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि हमें वो सेलेक्ट करना है जो एकदम रॉन्ग है, राइट। चलिए शुरू कर, तो आगे चलते हैं। उसका पूछा चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना, हमसे फिर से ध्यान रखिएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड स्टडी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मेथड स्टडी भी बोलते हैं, मेथड स्टडी बोलते हैं। तो रॉन्ग चूज करना, इंप्रूविंग द वर्क मेथड। तो आपने पढ़ा होगा, जो मेथड स्टडी होता है वो तो उसका मेन एम यही होता है कि एक अच्छा मेथड यूज करें। तो ये तो सही है, लेकिन हमें रॉन्ग वाला चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। इम्प्रोवाइजिंग अ वर्क मेथड, ये तो एक अच्छा मेथड लाने के लिए तो यूज़ करते हैं हम लोग मोशन स्टडी या फिर मेथड स्टडी, ये भी सही है, लेकिन हमको रॉन्ग चाहिए तो ये भी गलत होगा। डिज़ाइनिंग अ वर्क मेथड, तो अब क्या है, जो है, तो डिज़ाइनिंग अ वर्क मेथड ये भी एकदम सही है भाई। जो मोशन स्टडी या मेथड स्टडी, उसका ये भी एम होता है कि एक वर्क मेथड को डिज़ाइन करे, कि उसका लेआउट कैसा है, उसकी कंडीशन कैसे, इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी हम लोग इसी में करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग स्कीमेटिक वे, हाँ ये भी सही होगा। तो बाकी का रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम मेथड स्टडी या मोशन स्टडी निकालते हैं, राइट। तो ये और कोई तरीका होगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग है, और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया, तो हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आपसे पूछा गया है गैंट चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। तो गैंट चार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन किसके लिए प्रोवाइड करता है, तो ये किसके लिए होता है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए नहीं, ये नहीं होता। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी नहीं होता। प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए होता है। तो यहाँ पे गैंट चार्ट ये बताता है कि कौन सा वर्क कहाँ तक गया है, राइट, और कहाँ तक फिनिश हुआ है। मान लेते ये ड्यू डेट था और यहाँ पे फिनिश हुआ है। यहाँ से मान लीजिए कोई दूसरा वर्क स्टार्ट हुआ है, ये कोई दूसरा वर्क है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो प्रोडक्शन शेड्यूल को बताता है कि किस समय पे कौन सा जॉब स्टार्ट होगा और कहाँ पर फिनिश हो रहा है। ये हमें जो गैंट चार्ट पड़ गए। इफिशिएंट वर्किंग मशीन से कोई मतलब नहीं है, और ये भी कोई नहीं मतलब। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा, प्रोडक्शन
शेड्यूल है। गैंट चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है हर, तो हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, आगे हम लोग कवर करेंगे इसको। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या है? द अप्रेजल इन टर्म्स ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ द वर्क इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो जो आपका 35 जो बोल रहा है, ये क्या होता है, इसको आप लोग देखिएगा क्या होता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख लीजिए इसको क्या होता है, राइट। उसके बाद कह रहा है ये गैंट चार्ट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। गैंट चार्ट क्या होता है? प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए बताता है। उसका देखिए वर्क स्टडी इज डन विद द हेल्प ऑफ, वही प्रोसेस चार्ट के जैसे नहीं होता, मटेरियल हैंडलिंग के जैसे ये भी नहीं, स्टॉप वॉच की तरह रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप वॉच ही इसमें। उसके बाद परसेंट आइडल टाइम फॉर मैन और मशीन इज फाउंड बाय वर्क सैम्पलिंग, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी और एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ई की बात करें तो एबीसी एनालिसिस होता है जो इन्वेंट्री के जो लेवल्स होते हैं, मतलब उनके कॉस्ट के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं और वर्क मेजरमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेथड वर्क स्टडी के अंदर हम लोग जो सुइटेबल मेथड होता है उसकी स्टडी करते हैं। हम लोग टाइम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अरे वर्क स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं और वर्क मेजरमेंट करते हैं, राइट, वर्क मेजरमेंट करते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। फिर मेथड स्टडी के अंदर मेथड स्टडी करते हैं। अब देखिए दो ऑप्शन है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी या फिर ए में से कोई ना कोई समय आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोगों ने 5 ऑप्शन क्या कर दिए, 5 में से 3 ऑप्शन क्या कर दिए, हमने एलिमिनेट कर दिए, तो बचा हमारे पास ए और बी। तो इनमें से 2 ऑप्शन सही होगा, तो आपके पास क्या है, 50-50 है, तो आप ए पे भी जा सकते हैं या फिर बी पे भी जा सकते हैं, अब आपके ऊपर है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो अब आइडल टाइम पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा, आइडल टाइम तो वर्क सैंपलिंग के थ्रू होगा कि टाइम स्टडी के द्वारा होगा, राइट। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि टाइम स्टडी के अंदर हम लोग आइडल टाइम नहीं निकालते हैं, टाइम स्टडी के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं और बेस्ट पॉसिबल टाइम निकालते हैं, बेस्ट पॉसिबल टाइम को निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वर्क सैम्पलिंग के थ्रू, राइट। इसको आप लोग देखिएगा क्या होता है। अब देखिए, अब कह रहा वर्क स्टडी जो होता है वो मोस्ट यूजफुल कहाँ पर होता है, वह जहाँ पर, मतलब वर्क स्टडी कहाँ पे यूज कर सकते हैं, बेसिकली पूछा गया है। वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज आ रही हैं। इन जजिंग द रेटिंग ऑफ ए मशीन, तो मशीन की रेटिंग पे ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। इन जजिंग द आउटपुट ऑफ अ मैन एंड इम्प्रूविंग इट, अब मैन के आउटपुट को जज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, ये एक बार इसको हम लोग देख सकते हैं। वेयर द मेन आर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर द सक्सेस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। तो आपके पास जो ऑप्शन बचे हैं वो ए बचा है और डी बचा, फिर यहीं पे 50-50 हो गए। इसके भी 50% चांस है सेलेक्ट होने के और इसके 50 सही होने के, तो आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो इन जजिंग द आउटपुट ऑफ अ मैन एंड इम्प्रूविंग इट, तो मैन के आउटपुट को जज करने के लिए हम लोग, ये वर्क स्टडी के अंदर आता है, राइट। लेकिन एक ओवरऑल जो वर्क स्टडी है कहाँ पर यूज होता है, वो हर जगह यूज होता है, लेकिन एक उसका जो पार्ट है वो क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज जहाँ पर होंगी वहाँ पर
वहाँ पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीन, इन सब का मूवमेंट होता है। तो उस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम को पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्क स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ से, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये पूछा गया है, व्हाट डज सिंबल डी इम्प्लाइज। डी मतलब डिले, डिले एंड इंस्पेक्शन का आपको पता ही था, ये होता है। ट्रांसपोर्ट का एरो होता है। परमानेंट स्टोरेज का क्या होता है, उल्टा ट्रायंगल होता है। अनदर से कोई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ये मतलब सी होगा। व्हाट डज सिंबल इन्वर्टेड ट्रायंगल इम्प्लाई इन द वर्क स्टडी। इंस्पेक्शन, ऑपरेशन की ये सिंबल होता तो ये गलत हो जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए ये सिंबल होता तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए इनको कितनी बार पूछा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिकली क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग के टेक्निक, जो रिकॉर्डिंग की जो टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, उसमें के यूज़ होने वाले सिंबल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। अब क्या है, डिले एंड टेम्परेरी स्टोरेज, इसके लिए हमने क्या किया था, डी सिंबल देखा था, तो ये तो होगा ही नहीं। परमानेंट स्टोरेज, ये जब पूरा ऑपरेशन हो जा रहा है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल को यूज करते हैं, राइट। अब मटेरियल हैंडलिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये किसके लिए, इसका ऑप्शन जो होगा वो बेल्ट कन्वेयर, मटेरियल हैंडलिंग की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा। अब देखिए आगे स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड व्हेन। स्ट्रिंग डायग्राम का मतलब क्या है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे वर्क स्टेशंस हैं, राइट, बहुत सारे वर्क स्टेशन हैं। तो इस वर्क स्टेशन पे हमें पता चला जो मटेरियल का फ्लो हो रहा, पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, राइट, फिर यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, फाइनली आउट हो गया। हो सकता है दोबारा फिर से यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, तो ये बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। तो इसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं सॉरी, जो इसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग इज डन, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग, ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। आइडियल टाइम इज रिड्यूस, आइडियल टाइम के नहीं, ये भी नहीं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है कोई प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्शन सिस्टम में जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका मूवमेंट हो रहा, हो सकता है यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल मिले, यहाँ पर हो सकता है इसको क्या फोर्जिंग हो, यहाँ पे अनीलिंग हो, यहाँ पे पेंटिंग हो, यहाँ पर आउट हो जाए। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स निकल रहा है, वो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके मोशन को ट्रैक करते हैं। ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होगा, फिर ये बाकी बचा क्या आपके पास, टीम ऑफ वर्कर्स इज वर्किंग एट अ प्लेस। तो अब ये हो सकता है कि जो मैन भाई, क्योंकि होता क्या है कि जो आपका जो फिनिश या फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हर स्टेशन पे क्या करता है, गुजरता रहता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा हो और कहीं पर समय कम लग रहा हो, तो उस समय को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग मेथड देखते हैं कि उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। अगर मूवमेंट हमें पता चल जाएगा तो हमको उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग डायग्राम हो गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल, राइट। तो ये हो गया आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्क स्टडी जो आपका चैप्टर है वर्क स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क स्टडी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप करेंगे तो, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं ये, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, राइट। ये मेरी एक एडवाइस है, आप जैसा समझें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो होगा हम लोग वर्क स्टडी के जो वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती हैं, राइट, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
देखेंगे कौन कौन से, क्योंकि इसमें होता क्या है, आगे जब लोग पढ़ेंगे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, उनको क्या करता है वो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे आप लोगों से पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग उसके थ्योरी पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि ये एक सफिशिएंट अमाउंट का एक जो जो नॉलेज और डेवलप हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग एक बार इसको पढ़ ले रहे हैं तो इसको कम से कम 4 दिन या 5 दिन के बाद इसको रिवाइज करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले ही इसको क्या करना है, इसके नोट्स वोट्स बना लेने हैं आपको, जैसा जैसा आप लोग बना पा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको मेमोराइज करना है। वैसे मैंने इसको बता दिया है कि कैसे ये सब आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मेमोराइज़ की जाती हैं। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग इसको सॉल्व करें। और अगर आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपको पता चला कि शुरू के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, उसको फिर गेस वर्क करने लगते हैं, तुक्का मारने लगते हैं। तो वो आप लोगों को नहीं करना है, उसकी नौबत नहीं आने देनी है। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव हो, जो आपको यूज़फुल लग रहा है कि आपके यूज़फुल है, उसको आप लोग एक कॉपी किताब में नोट डाउन करें और इसको रिवाइज़ करें। देखिए, रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि आपको पता है कि रिवाइज़ करने में आपको कम समय लगता है, राइट। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो उस समय आपको लगता है कि हाँ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप उसको जब ध्यान से देखेंगे, 1 घंटा या फिर आधे घंटे बाद देखेंगे तो चीज़ें भूलने लगती है। अब उसको अगर आप एक आधे घंटा, 1 दिन बाद अगर उसको रिवाइज़ करेंगे तो देखेंगे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूलती हैं। वो सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ नया नहीं है। तो वो चीज़ें, क्योंकि अगर आप उसको फिर से भूल जाएंगे तो जो एफर्ट आपने स्टार्टिंग में डाला था वही एफर्ट आपको फिर से डालना पड़ेगा, तो उसमें समय जाएगा, आपको समय जाएगा, तो समय बर्बाद होगा, और आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग कुछ ऐसा कीजिएगा, जैसे हम लोग वर्क स्टडी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका अपने लाइफ में थोड़ा सा इसको यूज़ करिए कि हम लोग अपने समय को कैसे मैनेजमेंट करें। अपना जो पढ़ने का तरीका है वो अच्छा तरीका, अच्छा मेथड निकालें। आप टाइम सेट करें कि कौन सा टाइम आप इसमें लगा रहे हैं, कौन सा मतलब कितना टाइम आप एक क्वेश्चन में दे रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोग करिए, बाकी एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।